Hello student, myself Miss Priya Jennifer Gaur and I am here with my class 10th video. The subject is history and the chapter name is nationalism in India. Those who are watching my channel for the first time, please make sure to subscribe my channel. In my previous video, I have discussed about how the participants saw the movement of civil disobedience. In that video, we have discussed about the rich peasants, the view of the poor peasants and the business class workers, and now in this video we are going to discuss about the limits of civil disobedience movement. Somehow this topic is literally very important because in that video, in that टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अनटचेबिलिटी, छुआछूत, जो कहीं ना कहीं हमारे पास्ट का, हमारे हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट एक अहम हिस्सा रहा है, ठीक है ना। तो उसमें कैसे कैसे तब्दीली की महात्मा गांधी जी ने और किन किन लीडर्स ने मिलकर क्या क्या चेंजेस किए, हम यही डिस्कस करने वाले हैं। So without wasting our time, let's get started. Not all social groups were moved by the abstract concept of स्वराज. क्या कहा जा रहा है कि जितने भी सामाजिक ग्रुप बने, जितने भी सामाजिक समूह बने, इसमें से ज़रूरी नहीं था कि हर एक सोशल ग्रुप क्या था, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट जो था स्वराज, उससे क्या था, मूव्ड अप था, मूव्ड बाय था, कि कहीं ना कहीं वो उस चीज़ को फॉलो करना चाहते थे। क्यों? वन सच ग्रुप वॉज द नेशंस अनटचेबल. उनमें से जो एक ऐसा ग्रुप था, वो ग्रुप कौन था? अनटचेबल. अनटचेबल्स कौन थे? जिनको हम लोग कहते थे कि इन्हें हम टच नहीं कर सकते बिकॉज दे आर बिलोंग फ्रॉम लोअर कास्ट, जिसमें आपके एससी कैटेगरी के, एससी एसटी कैटेगरी के जो लोग आते थे, जिन्हें हरिजन कहा जाता था, उनके लिए ये वर्ड यूज़ किया गया था अनटचेबल। क्योंकि हमारे पास्ट में जो हाई कास्ट के, हिंदू कास्ट के, जो हाई कास्ट फैमिली से जो बिलोंग करते थे, उनका ये मानना था कि अगर इन केस ये जो अनटचेबल, जिनको नाम इन्होंने दिया था, कि अगर कोई दलित इनके घरों में चला जाता था या इनके कुएं का पानी इस्तेमाल करते थे या इन्हें टच भी कर लेता था, तो वो अपवित्र हो जाते थे। तो इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखते हुए उन्होंने एक नया वर्ड को उल्लेख किया, वो वर्ड क्या था? अनटचेबल. Who from around the 1930s had begun to call themselves दलित और oppressed. और कहीं ना कहीं लगभग 1930 में उन्होंने क्या किया, खुद को क्या बुलाना स्टार्ट कर दिया, दलित और oppressed. For long the Congress had ignored the Dalit for fear of offending the Sanatans, the conservative high caste Hindus. और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस थी, कांग्रेस भी बहुत लंबे समय से उनको कहीं ना कहीं डिफाइन नहीं कर पाए थे, उन्हें इग्नोर करी थी दलित कैटेगरीज को। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में एक डर था कि उनके कांग्रेस पार्टी में जो सनातनियंस थे, जो हाई कंजर्वेटिव कास्ट हिंदूज थे, तो उन्हें ये फील होता था कि अगर हम दलित को सपोर्ट करेंगे कि तो कहीं ना कहीं ये हमसे खासा नाराज़ हो जाएंगे। But Mahatma Gandhi declared that Swaraj would not come for 100 years if untouchability was not eliminated. पर महात्मा गांधी जी ने कहा कि हम कितनी भी कोशिश करने, आने वाले 100 साल भी हम कोशिश करते रहे, हमें स्वतंत्रता तब तक हासिल नहीं होगी जब तक हम अनटचेबिलिटी वर्ड को क्या करेंगे, इरेडिकेट नहीं कर देंगे, एलिमिनेट नहीं कर देंगे, जड़ से उखाड़ नहीं फेंकते हैं। सो ही कॉल द अनटचेबल्स हरिजन. तो जो अनटचेबल हरिजन थे, उनको उन्होंने कहा द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, भगवान के बच्चों के रूप में उन्हें कहा। और उन्होंने इस वर्ड के लिए क्या किया, इस चीज़ को इरेडिकेट करने के लिए उन्होंने सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया, ताकि उनको एक सिक्योरिटी मिल सके, एक सेफ्टी मिल सके, वो मंदिरों में जा सके, पब्लिक कुएँ को इस्तेमाल कर सके, टैंक को इस्तेमाल कर सके, सड़कों को इस्तेमाल कर सके, प्लस स्कूलों में भी शिक्षा ग्रहण कर सके। He himself cleaned toilets to dignify the work of Bhangi, the sweepers, and persuaded upper caste to change their heart and give up the sin of untouchability. और इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया, खुद से जाके जगह जगह पे जाके टॉयलेट साफ किए, ताकि जो उनकी डिग्निफिटी जो थी, उनकी जो डिग्निफाई थी उनके कामों की, उसको क्या कर सके, वो बरकरार रख सके। और इसके लिए क्या किया उन्होंने, कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को और भी आगे बढ़ाना चाहते थे, ताकि जो अपर कास्ट के जो लोग थे, जो हाई कास्ट कंजर्वेटिव हिंदूज थे, वो कहीं ना कहीं अपने दिल को चेंज करे और जो वो एक पाप कर रहे हैं अनटचेबिलिटी वर्ड का इस्तेमाल करते, उस पाप को वो क्या करें, गिव अप कर दें, छोड़ दें। बट मेनी दलित लीडर्स वर ऑन अ डिफरेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ द कम्युनिटी. पर ऐसे बहुत से दलित लीडर्स थे, जो उनके जो मुखिया थे दलित समाज के, वो कहीं ना कहीं डिफरेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन, कई तरह के राजनीतिक सॉल्यूशन को लेके सामने आते थे, और कहीं ना कहीं उनका जो सोचने का तरीका था वो डिफरेंट था। दे बिगन ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्व्स डिमांडिंग रिजर्व सीट्स इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड अ सेपरेट इलेक्टोरेट दैट वुड चूज दलित मेंबर्स फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स. तो उन्होंने क्या किया, जगह जगह उन्होंने क्या किया, ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किए, और उस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू उन्होंने अपनी मांगों को सामने रखा। और वो मांगे क्या थी? पहली चीज़ थी कि उन्हें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में क्या चाहिए थी, रिजर्व सीट्स चाहिए थी, कि उन्हें आरक्षण चाहिए था शैक्षिक संस्थानों में। और कहीं ना कहीं ये चीज़ आगे जब अब बातें आगे बढ़ी, तो आज भी हम देखते हैं कि हम जब भी किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जाते हैं, तो जो ST SC कोटा होता है, वहाँ पे उन्हें रिजर्वेशन दिया जाता है।
आरक्षण दिया जाता है। द सेकेंड थिंग एंड अ सेपरेट इलेक्टोरेट दैट वुड चूज दलित मेंबर्स फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, और उन्हें जो दूसरी मांग रखी थी वो क्या थी कि उन्हें एक सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए था ताकि जो दलित मेंबर्स को एक काउंसिल में उन्हें जगह मिल सके और जो उनकी बातों को काउंसिल तक पहुँचाए। Political empowerment, they believed they would resolve the problem of their social disabilities, therefore limited particularly in the Maharashtra and Nagpur region where their organization was quite strong। और कहीं ना कहीं क्या था कि उनका ये मानना था कि अपनी इस प्रॉब्लम से अगर हमें हटना है, इन प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करना है, इस सोशल डिसेबिलिटी को ख़त्म करना है, तो कहीं ना कहीं दलित पार्टिसिपेट जो दलित थे उन्होंने किसमें पार्टिसिपेट किया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में अगर हम देखते हैं तो इसी वजह से कहीं ना कहीं जो दलित मेंबर्स थे उनका पार्टिसिपेशन क्या था, लिमिटेड था। और वो हमें कहाँ कहाँ देखने को मिला, सिर्फ महाराष्ट्र और नागपुर रीजन में था जहाँ पे इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की वो थोड़ा खासा स्ट्रांग थी। Dr. B.R. Ambedkar, Dr. Bhimrao Ambedkar who organized the Dalit into the depressed classes association in 1930। Dr. Bhimrao Ambedkar, ये कई बार एक नंबर के क्वेश्चन में पूछा भी जाता है, आप इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं कि डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन किसने फॉर्म किया था, ऑर्गेनाइज किया था, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था। कब किया था, 1930 में किया था। क्लैश विथ महात्मा गांधी एट द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बाय डिमांडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित। तो क्या हुआ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक दलित समाज के लिए एक जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसका नाम उन्होंने दिया था डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन। उस चीज़ से चलते क्या हुआ, जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हमने पढ़ ही लिया था, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब हुई तो उसमें क्या हो गया, वो महात्मा गांधी से भिड़ गए और वहाँ पर उन्होंने अपनी मांगों को रखा कि हमें एक सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए दलित समाज के लिए। When the British government considered Ambedkar's demand, गांधी जी began a fast into death। जब कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार कहीं ना कहीं जब भीमराव के बराबर में उनकी बातों से सहमति दिखाने लगी तो गांधी जी ने क्या कर दिया, वो भूख हड़ताल पर चले गए। वो फास्ट उन्होंने रख लिया कि जब तक उन्हें डेथ नहीं आ जाएगी तब तक उस फास्ट को कंटिन्यू रखेंगे। He believed that separate electorates for Dalit would slow down the process of their integration into society। क्योंकि उनका मानना था कि अगर हम दलित समाज के लिए एक अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट्स अगर हम अरेंज करेंगे तो कहीं ना कहीं जो इंटीग्रेशन हम करें जो सोसाइटी में, जो ब्रिटिश सोसाइटी में घुस के या उनके अंदर बीच में हो कि हम जो अपने स्वराज की जो भावनाओं को लेकर आगे चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं धीमी पड़ती जाएगी। अम्बेडकर अल्टीमेटली एक्सेप्टेड गांधी जी पोजिशन एंड द रिजल्ट वॉज द पूना पैक्ट ऑफ सितंबर 1932। और कहीं ना कहीं इस बात से जब उन्होंने देखा कि गांधी जी ने फास्टिंग स्टार्ट कर दी है और इस प्रोसेस को उनका सोचने का नज़रिया कुछ और है, कुछ और ही उनकी प्लानिंग है, तो अम्बेडकर जी ने क्या किया, अल्टीमेटली गांधी जी के कंसेप्ट को एक्सेप्ट कर लिया। और क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या बना कि फाइनली पूना पैक्ट सितंबर में 1932 में आ गया। इट गेव द डिप्रेस्ड क्लास लेटर टू बी नोन एज द शेड्यूल कास्ट। तो क्या हुआ कि जिसको हम कहा जाते हैं उस टाइम में जिसको डिप्रेस क्लास कहा जाता था, अब उसे हम किस नाम से जानते हैं, शेड्यूल कास्ट, दैट इज एससी कैटेगरी। उसमें क्या होगा, रिजर्व सीट्स इन प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। और वहाँ पे उन्हें क्या हुआ, उसकी वजह से पूना पैक्ट बना और कहीं ना कहीं उन्हें क्या प्रॉफिट मिला, उसका प्रॉफिट ये हो कि उन्हें रिजर्व सीट मिली प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में उन्हें आरक्षण मिल गया। But they were to be voted in by the general electorate। Dalit movement however continued to be apprehensive of the Congress-led national movement। और कहीं ना कहीं उन्हें एक चीज़ का जो सामना था, जो उन्होंने जो सेपरेट इलेक्टोरेट माना था उसके लिए उन्हें क्या हुआ, उन्हें वोट करना पड़ा। वो तो नहीं मिला उन्हें, बट कहीं ना कहीं उन्हें वोटिंग का जो अधिकार मिला वो कहाँ पे मिला, जनरल इलेक्टोरेट के थ्रू मिला, जनरल इलेक्टोरेट में मिला। ओके, Some of the Muslim political organizations in India were also lukewarm in their response to the civil disobedience। अभी हमने जाना था दलित समाज के बारे में, अब हम जानेंगे मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि कहीं ना कहीं उनकी में एक हल्की सी गर्माहट हो रही थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में लेके, रिस्पॉन्स को लेके। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट, जब हमने देखा कि नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट एंड पे आ गया, डिक्लिनिटी पे आ गया है, A large section of Muslims felt alienated from the Congress। तो इसके बाद क्या हुआ कि खिलाफत मूवमेंट जैसे अली ब्रदर्स ने स्टार्ट किया था तो कुछ मुसलमानों को ऐसा फील हुआ कि उन्हें कांग्रेस से अब एलिनेट करा जा रहा है, निकाला जा रहा है, या फिर वो उससे अपने आप को अलग समझने लगे थे। From the mid-1920s, the Congress came to be more visibly associated with openly Hindu religious nationalist group like the Hindu Mahasabha। क्योंकि क्या हुआ, तकरीबन 1920 के मध्य से ही उन्हें ऐसा फील हो रहा था और ऐसा दिख भी रहा था कि कांग्रेस जो है वो ज़्यादातर किसी संग एसोसिएट दिख रही, मतलब लोगों को दिखना भी स्टार्ट हो गया था। अभी सिर्फ फीलिंग तक की बात है कि वो एलिनेट फील कर रहे थे, बट अब लोगों ने ये महसूस के संग संग देखना भी स्टार्ट कर दिया कि जो कांग्रेस है वो ज़्यादातर किसके संग एसोसिएट कर रही है, हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप के संग कर रही थी, जैसे कि हिंदू महासभा के संग वो ज़्यादा अपने आप को
प्रचलन में लाए थे, जिसकी वजह से वो लोगों को दिख रहा था कि वो मुस्लिम्स को पीछे करके हिंदू समाज संग आगे बढ़ रहे हैं। As the relation between Hindu and Muslim worsened, each community organized religious processions with militant fervor, provoking Hindu-Muslim communal clashes and riots in various cities। और कहीं ना कहीं ये जो हिंदू मुस्लिम की जो कंडीशन थी, इसकी वजह से क्या हो गई, धीमे धीमे वर्स्ट होने लगी, क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट डिक्लाइन हो चुका था खिलाफत मूवमेंट के संग, और इसी की वजह से मुसलमान को ऐसा फील होने लगा, मुस्लिम्स को ऐसा फील होने लगा कि हम एलिनेटेड हो गए हैं ग्रुप से, और हिंदू जो थे वो ज़्यादातर अट्रैक्टेड हो गए कांग्रेस पार्टी में हाई कास्ट के हिंदूज की तरफ। और कहीं ना कहीं इसकी वजह से जो मुसलमान और हिंदू के बीच का जो रिलेशनशिप था, जो संबंध था, वो धीमे धीमे क्या होने लगा, वर्स होने लगा और भी ज़्यादा बिगड़ने लगा। और इसकी वजह से समाज की कम्युनिटी के हर एक मेंबर ने क्या किया, रिलीजियस प्रोसेशन को स्टार्ट किया मिलिटेंट फेवर के संग। और कहीं ना कहीं ये एक सबसे बड़ा रीज़न बना कि कम्युनिटी बेसिस पे हम देखते हैं, कम्युनल बेसिस पे हम देखते हैं, धार्मिक तौर पे हम देखते हैं, तो क्या हुआ, हिंदू मुसलमान में क्लैशेस होने लगे जगह जगहों पे। एवर राइट डिपेंड द डिस्टेंस बिटवीन टू कम्युनिटीज़। और कहीं ना कहीं हर एक झगड़ा जो हर एक देश के कोने कोने में जो लोगों के बीचों में स्टार्ट हुए, कहीं ना कहीं वो क्या हुआ, दो कम्युनिटीज़ के बीच के डिस्टेंस को और भी ज़्यादा बढ़ाते जा रहा था। The Congress and the Muslim League made efforts to renegotiate an alliance, and in 1927 it appeared that such a unity could be forced. The important difference were over the question of representation in the future assemblies that were to be elected। और कहीं ना कहीं इसकी वजह से क्या हुआ, काफ़ी एफर्ट्स बनाए गए कांग्रेस और मुस्लिम लीग के तहत। मुस्लिम लीग क्या था, जो मुस्लिम समाज को जो उनकी बातों को जाकर रखते थे, और कांग्रेस सरकार जो कांग्रेस पार्टी थी, इन दोनों ने मिलकर कई तरह के एफर्ट्स डालने की कोशिश की कि हम एक बार फिर से टर्म और कंडीशन को समझने की कोशिश करें और दोबारा रीनेगोशिएट करें। और कहीं ना कहीं ये क्या थी, उनकी जो यूनिटी थी कहीं ना कहीं फोर्ज होती हुई दिखाई देने लगी। मोहम्मद अली जिन्ना, वन ऑफ द लीडर ऑफ द मुस्लिम लीग, वॉज विलिंग टू गिव अप द डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्ट्रेट। और कहीं ना कहीं मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, जो एक मुस्लिम लीग के जो लीडर थे, कहीं ना कहीं वो खुद भी चाहते थे कि जो उनकी जो सेपरेट इलेक्ट्रेट की मांग है, जो मुस्लिम्स की जो सेपरेट इलेक्ट्रेट की मांग है, वो उसको गिव अप छोड़ना चाहते थे। इफ़ मुस्लिम्स वर अश्योर्ड रिजर्व सीट्स इन द सेंट्रल असेंबली एंड रिप्रेजेंटेशन द प्रोपोर्शन टू पॉपुलेशन इन द मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंसेस, दैट इज बंगाल एंड पंजाब। उन्होंने कहीं ना कहीं ये चाहत दिखाई, अपना मन दिखाया कि वो इंटरेस्टेड नहीं होंगे सेपरेट इलेक्ट्रेट के लिए, कब, अगर मुस्लिम्स को अश्योर कर दिया जाए कि उन्हें सेंट्रल असेंबली में क्या होगा, आरक्षण मिलेगा, रिजर्व सीट मिलेगी, कहाँ, सेंट्रल असेंबली में। और कहीं ना कहीं उन्हें मौका दिया जाएगा कि पॉपुलेशन बेसिस पर मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंसेस में जैसे बंगाल एंड पंजाब, वहाँ पे उन्हें क्या मिलेगा, रिप्रेजेंटेशन करने का मौका मिलेगा, कहीं ना कहीं वहाँ पे उन्हें रिजर्वेशन मिलेगा कि आबादी के तौर पे उन्हें एक रिप्रेजेंट करने के लिए एक जगह, एक वर्ड दे दिया जाए। नेगोशिएशंस ओवर द क्वेश्चन ऑफ रिप्रेजेंटेशन कंटिन्यूड, बट ऑल होप ऑफ रिसॉल्विंग द इशू एट ऑल पार्टीज conference in 1928 disappeared when when M.R. Jacker of the Hindu Mahasabha strongly opposed efforts at compromise। पर क्या हुआ, इतनी चीज़ें चल रही थी, मुस्लिम लीग कांग्रेस इस पर वर्क करने की कोशिश कर रही थी, नेगोशिएट करने की कोशिश कर रही थी, रिप्रेजेंटेशन रिजर्वेशन की बात कर रही थी, पर एक टाइम ऐसा आया कि जब सारे के सारे समझौते क्या हो गए, जो होप थी कि हम इनके कम्युनल डिस्टेंस को दूर कर पाएंगे, वो कहीं ना कहीं एक बार ख़त्म हुई, 1928 में गायब होने लगी। क्यों, कब होने लगी, किस वजह से होने लगी, जब M.R. जैकर जो हिंदू महासभा के जो लीडर थे, उन्होंने क्या किया, स्ट्रांगली अपोज किया कि हम कॉम्प्रोमाइज़ नेगोशिएट नहीं करेंगे। When the civil disobedience movement started, there was thus an atmosphere of suspicion and distrust between communities। तो क्या बताया जा रहा है कि जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ, तो कहीं ना कहीं उसने एक ऐसा माहौल बना दिया था, किस चीज़ का माहौल, सस्पिशन का माहौल बना दिया, सस्पिशियस माहौल बना दिया था, लोगों के बीच में विश्वास नहीं रहा था, और कहीं ना कहीं दो कम्युनिटीज़ के बीच में क्या हो गया, विश्वास की कमी देखने को मिली, सस्पिशन देखने को मिला कि एक तरह से उनके मन में ये बातें लगी थी कि हिंदू हमारे बारे में क्या सोचते हैं, और हिंदू के मन में ये बातें लगी थी कि मुस्लिम्स हमारे बारे में क्या सोचते हैं। Alienated from the Congress, large section of Muslims couldn't respond to call for a united struggle. Many Muslim leaders and intellectuals expressed their concern about the status of Muslims as a minority within India। अब कहीं ना कहीं जो था लास्ट सेक्शन जो मुसलमानों का था, उन्होंने क्या किया, इस चीज़ के लिए, कॉल के लिए, इसके क्या किया, उन्होंने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया कि दे couldn't respond to call for a united struggle। और कहीं ना कहीं इसकी वजह से क्या, उन्हें कहीं ना कहीं वो उस चीज़ पर रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उन्हें जब अलग सा अलगाव उन्हें जब फील हुआ, तो वो अपने आप को क्या कर रहे थे, स्ट्रगल में अपने आप को यूनाइट नहीं करना चाहते थे हिंदुओं के संग। और कहीं ना कहीं जो मुस्लिम लीडर, जो इंटेलेक्चुअल्स, जो प्रवक्ता थे और जो मुस्लिम लीडर्स थे, उन्होंने एक्सप्रेस करने की कोशिश की अपने कंसर्न को मुस्लिम कैटेगरीज को लेकर, क्योंकि उन्हें ऐसा फील हुआ कि वैन
दलित्स आर गेटिंग रिजर्वेशन, दैन सम हाउ वी ऑल्सो हैव टू गेट द रिजर्वेशन, क्योंकि उन्हें ये उनके मन में ये डर था कि कहीं ना कहीं जो हिंदू समाज के जो कार्यकर्ता जो हैं वो क्या कर रहे हैं, हमें ऑप्रेस कर रहे हैं और उन्हें कहीं ना कहीं एज अ माइनॉरिटी घोषित करना चाहते थे वो अपने आप को, कि उन्हें इंडिया के अंदर ही माइनॉरिटी घोषित कर दिया जाए। दे फियर दैट द कल्चर एंड आइडेंटिटी ऑफ माइनॉरिटीज वुड बी सबमर्ज्ड अंडर द डोमिनेशन ऑफ अ हिंदू मेजॉरिटी, क्योंकि उनके मन में एक डर था कि जो उनकी सभ्यता है, जो उनकी पहचान है माइनॉरिटीज़ की, वो कहीं ना कहीं एक दिन घुल मिल जाएगी या एक दिन ख़त्म हो जाएगी हिंदुओं की मेजॉरिटी की वजह से। और इसकी वजह से अभी हमने देखा था कि हमने जाना था कि हमारे संविधान में SC रिजर्वेशन मिला, ST रिजर्वेशन मिला। इन द सेम वे हमारे संविधान ने हमें क्या किया, माइनॉरिटी रिजर्वेशन भी दे दिया, माइनॉरिटी सेक्शन भी दे दिया, जिसमें आपके हिंदू, क्रिश्चियंस ये सब इंक्लूड होने लगे। तो इसी के संग हमारा आज का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। एंड स्टिल इफ यू गाइज आर हैविंग एनी प्रॉब्लम, प्लीज मेक श्योर फील फ्री टू एक्सप्रेस योर क्वेश्चंस, टू राइट योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज स्टडी हार्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।